हाय, गुड आफ्टरनून। मार्केट का पंचनामा में आपका स्वागत है। और आज मुश्किल भरा दिन था। फाइनली लग रहा था सब कुछ सेटअप अच्छा है। कल आपको याद होगा एक बहुत शार्प पुल बैक भारतीय बाजारों में दिखाया था और 2 बजे के बाद वो स्ट्रांग मूव आता हुआ नजर आया था। आज इक्वली स्ट्रांग मूव लेकिन उल्टे डायरेक्शन में आ गया। आज दबाव देखने को मिला। फाइनली आखिरी के आधे घंटे में वो अच्छा खासा शार्प सेल ऑफ आया और एक्सपायरी का दिन था तो एक्सपायरी रिलेटेड मूव आया, लेकिन दिक्कत की गलत तरफ आ गया। वो प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आया। आज क्या हुआ? निफ्टी में हमने शुरुआत तो एक ठीक ठाक नोट के साथ करी। दिन में हम वोलेटाइल जरूर थे, सीमित दायरे में थे। जैसे मैं कल कह रहा था, D-1 एक्सपायरी के एक दिन पहले अगर इतना शार्प मूव आता है तो आमतौर पे थोड़ा सा एक माइनर रेंज में कंसोलिडेशन वाला मूव दिखता है, वो दिख रहा था। पर फाइनली जब प्रेशर माउंट हुआ तो निफ्टी 84 पॉइंट्स नीचे, ऑलमोस्ट 3/4% से ज्यादा का दबाव दिखाता हुआ और इनफैक्ट दिन के हाई से तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी देखने को मिली। बैंक्स, और यहीं से वो कमजोरी की शुरुआत हुई थी। यही वो बैंक्स हैं जो रह रहे के लगातार बाजार पे दबाव बना रहे हैं। मूड बिगड़ा हुआ है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस का। निफ्टी बैंक, उसमें आज देखिए दिन के हाई से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट वाइप आउट होते हुए नजर आए। इस तरह का प्रेशर माउंट हुआ और एक समय जो सब स्टॉक सपोर्टिव थे, कल के ट्रेडिंग सेशन में लोअर लेवल से जो रिकवरी आई थी, तब मैंने कहा था RIL और HDFC ट्विंस यानी कि HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक में अच्छा मोमेंटम है। एकदम उसी का रिवर्स हुआ जब मुनाफा वसूली का दबाव हावी हुआ। RIL HDFC ट्विंस में दबाव देखने को मिला। ये वो पॉकेट थी जो प्रेशर को लीड करती हुई नजर आई। अब ऐसे में बड़ा दिक्कत होगी। अभी भी एक बात ध्यान रखें, वो मेरे जो रेंज थी अभी भी उस रेंज के दायरे को तोड़ा नहीं है, तो अभी भी मैं मानता हूं उस रेंज को भी प्ले अप करने की जरूरत है। रेंज क्या थी? 11,550 नीचे की तरफ थी। इस समय तो 550 की बात करूंगा, 500 की बात नहीं करूंगा। अदरवाइज रेंज आप लोग याद है, जब वरुण को भी याद कराई थी, 550 से 500 नीचे की तरफ थी, 750 से 800 ऊपर की तरफ थी। तो मोटा मोटी लग रहा है 550 से 750 के जोन्स में भारतीय बाजार होगा। भी कहना आसान है, ये कमेंट्री कर देना तो आसान है, लेकिन जब आप लोग ट्रेड करते हैं तो मैं समझ सकता हूं आप लोग को वाकई इस बाजार में बड़ी दिक्कत आ रही होगी। ट्रेड करने में मुश्किल भरा समय है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब आज का तगड़ा सेल ऑफ आया, आज का सेल ऑफ हो सकता है एक्सपायरी रिलेटेड मूव हो, और अगर ये वाकई सिर्फ वही था तो शायद कुछ हद तक प्रेशर कल सुबह ईज ऑफ हो। इस बात का ध्यान रखें। पर कल के लिए इश्यूज अलग है मेरे लिए। कल के लिए दिक्कत वाली बात कि उसके बाद 3 दिन का एक्सटेंडेड वीकेंड होगा, क्योंकि मंडे को जनरल इलेक्शंस के चलते एक मार्केट हॉलिडे है, क्योंकि मुंबई इलेक्शन के लिए जा रहा है, इसलिए वो मार्केट हॉलिडे है। तो हम जब लौटेंगे तो हम ट्यूसडे को लौटेंगे, वेडनेसडे फिर छुट्टी होगी। वेडनेसडे क्यों छुट्टी होगी? क्योंकि महाराष्ट्र डे के चलते यहाँ के बाजार बंद रहते हैं। ये सब रीजन हैं जो थोड़ा सा मुश्किल वक्त होगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। और आज जो सेल ऑफ को ट्रिगर करने वाला रीजन था, 12 साढ़े 12 बजे मैं ही शो एंकर कर रहा था एक, तब नजर आ रहा था कि कच्चा तेल जो अब तक हम लोग कह रहे थे 74.5 के जोन्स पर कंसोलिडेट कर रहा है, तमाम खबरों के बीच में कच्चा तेल उसके बियॉन्ड नहीं जा रहा है। इशू आज हो गया। कच्चा तेल में जब तेजी आई तो 75 को आसानी से ब्रीच कर दिया। कच्चे तेल का वो ब्रीच करना था कि रुपया कमजोर पड़ गया। रुपया आज जब मैं अभी यहां आ रहा था तो मैं चेक कर रहा था, 70 रुपए 25 पैसे के जोन पर हम चल रहे हैं रुपए के लेवल। तो रुपया भी अच्छी खासी कमजोरी दिखा रहा है और यहीं से वो सेल ऑफ स्पाइक होता हुआ नजर आया था आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो अब कल सुबह जब हम उठेंगे तो हमें एक बहुत क्लोजली कच्चे तेल को वॉच आउट करना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स इसी चैनल पे CNBC आवाज पे बातचीत कर चुके हैं कि 75 की अहमियत क्या थी। शायद उसके बियॉन्ड ना जाए। एक बार 75 ब्रीच होगा तो शायद 80 के दायरे खुलते हुए नजर आए। क्या ऐसा हो रहा है? क्या और फर्दर लेग्स हैं इस रैली के हुए तो थोड़ा सा मूड बिगड़ने का काम हो सकता है। ये इश्यूज हैं जिसके अब फिर भी मैं अभी भी दायरे में ट्रेड करना चाहूंगा। फिर भी मैं कहूंगा कि लोअर लेवल से बाजार में खरीदारी करने का हिम्मत या मन बनाना चाहिए। तो ये बाजार का मोटा मोटी मूड। हाँ, एक और इशू है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। रिजल्ट इंपॉर्टेंट दिन है। यस बैंक, हीरो मोटो को आपके नंबर्स आने हैं कल के सेशन में, और आज हमारे पास सिर्फ मारुति के नंबर्स आए। एक्सिस बैंक, हमारे पास वो टाटा स्टील के नंबर्स नहीं है जो आज शाम को आएंगे और बाजार उन पर कल रिएक्ट करने वाला है। तो वो सब रीजंस होंगे कल का सेशन थोड़ा सा चैलेंजिंग जो बनाएंगे। अच्छा, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करता हूं क्विकली। कल मैंने कहा था हेक्सोवेल पे किसी का सवाल आया था, है ना। मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं पहले मैनेजमेंट से बातचीत करूंगा। न्यू ईयर कंपनी वो मैनेजमेंट जोड़ने वाला है ना, तो होपफुली आप लोगों की क्वेरीज अब सॉल्व होगी। मैनेजमेंट से बातचीत करी, मैनेजमेंट तो कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है आगे के आउटलुक को लेकर, आगे की ट्रेजेक्टरी को लेकर। पर ध्यान रखें, अभी भी कंसर्न्स हैं, मार्जिन्स पे दबाव बना हुआ है। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि पिछले साल के मार्जिन्स अचीव कर पाएंगे। अगर पिछले साल के मार्जिन्स अचीव करने हैं इस कंपनी को, 14.5% के थे, अगर उसे अचीव करना है इस कंपनी को, तो यहां से कोई मार्जिन पे प्रेशर नहीं आए अगले 3 क्वार्टर्स में, तभी वो मार्जिन अचीव होंगे। थोड़ा सा डॉन्टिंग टास्क है। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है पूरे साल की गाइडेंस अचीव करेंगे, पर यहां से फिर वो 3-4% CQGR जो है ना, क्वार्टरली जो रन रेट है, उस तरह का रन रेट चाहिए होगा इस कंपनी को उस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो देखना होगा कितना वॉक द टॉक की कंपनी कर पाती है। इसलिए है तो जिनके पास था, जिनने सवाल उठाया था, आप होल्ड करिए।
फ्रेश एंट्री के लिए मुझे लगता है थोड़े से और विजिबल पॉइंट, डेटा पॉइंट्स चाहिए होंगे, उसके बाद शायद फ्रेश एंट्री बनेगी। हालांकि ये स्टॉक 200 रुपए हाई से करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है, 550 का माल 350 पे चल रहा है, वो अलग बात। लेकिन फ्रेश एंट्री अभी रुक जाए, हालांकि रुपए की कमजोरी रह रहे कि इनके लिए फायदा होती है, लेकिन मैं होल्ड करूंगा, इस समय एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास टीसीएस जैसे एक्साइटिंग प्लेस हैं जो एक सेफ्टी भी देते हैं, हेवी वेट भी हैं और अच्छा मूव भी दिखा रहे हैं, तो उन स्टॉक्स पे फिर दाव लगाने के मौके होंगे। अच्छा, मैं आप लोग का क्वेरी पेज खोलूं जब तक। भारतीय इंफ्राटेल आज के सेशन में डबल डिजिट फॉल आया, 10%, निफ्टी का टॉप लूजर था। उस स्टॉक को लेकर तगड़े कंसर्न्स हैं, इस बात का ध्यान रखें। कंसर्न्स क्या है? जो इनके इश्यूज सबसे बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि इनके जो टेनेंसीज हैं, टेनेंसी रेशियो लगातार फॉल कर रहा है। पिछले कई क्वार्टर से आपने देखा होगा, पिछले साल इसी क्वार्टर में Q4 में 2.5 के आसपास टेनेंसी रेशियो था, जो अब घटकर 1.8 के आसपास आ गया है। कैंसिलेशंस हो रहे हैं, ये सब इश्यूज हैं इसके धंधे को लेकर, इसके बिजनेस मॉडल को लेकर। तो मुझे लगता है थोड़ा सा चैलेंजिंग समय हो जाएगा इस कंपनी के लिए, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस हैं भारतीय इंफ्राटेल को लेकर। और ऊपर से वोडाफोन, आइडिया, ये जो रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, उसका इंपैक्ट आपको इसके धंधे में देखने को मिलेगा। अच्छा, मैं आप लोग की क्वेरीज, एसीसी और मारुति लॉन्ग टर्म, निधि पुरोहित जानना चाहती हैं और टॉप फैन है। निधि जी हाय। अब एसीसी में तो डिसअपॉइंटमेंट तगड़ा आया है। लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स कल आए, उसने ऐसा लगा था कि उसके बाद सीमेंट एज अ स्पेस का मूड बिगड़ता हुआ नजर आएगा, और बिगड़ा भी था, क्योंकि डर लग गया था कि ये शायद जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीमेंट में रिकवरी अभी शायद और समय लगना है, अभी और पेनफुल समय है। एसीसी के नंबर्स में जो रॉ मटेरियल कॉस्ट, कच्चे माल की लागत जो थी 18% बढ़ गई, तो उम्मीद मार्जिन फ्लैट आए, जबकि बाजार उम्मीद करके चला था मार्जिन में सुधार देखने को मिलेगा। तो एसीसी के लिए दिक्कत भरा समय है। पर जिस तरह से अल्ट्राटेक के नंबर्स में अच्छा मूवमेंट आया है, अल्ट्राटेक के नंबर्स से वो एसीसी को लेकर सेक्टोरल, ये एक स्टॉक खराब आया तो पूरी सेक्टर की पिक्चर पेंट कर दूं, गलत लॉजिक हो गया। अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स वाकई स्ट्रांग है, और अब उसके चलते तो आपने देखा होगा सीमेंट एज अ स्पेस रीरेट होती हुई नजर आ रही है। अब उसमें दक्षिण भारत में प्राइस हाइक्स लिए गए थे। सेंट्रल इंडिया की कंपनीज को लेकर मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल ज्यादा हूं, क्योंकि सेंट्रल इंडिया में आमतौर पे फ्रेट कॉस्ट, सीमेंट एक कमोडिटी है, तो अल्टीमेटली आपके क्लिंकर में कहाँ है, क्लिंकर प्लांट्स कहाँ पर है, आपका एंड मार्केट कहाँ पर है, जितना वो आपने डायनामिक्स पे अच्छा खेल लिया, उतना आप कंपीट बेहतर कर पाएंगे। तो सेंट्रल इंडिया इंटरेस्टिंग है, चुनिंदा कंपनीज है सेंट्रल इंडिया की, कंपनी में दाव लगाना चाहे तो सीमेंट एज स्पेस उस लिहाज से अट्रैक्टिव है। उसमें एक हाइडेलबर्ग सीमेंट है जिसको आप रडार पर रख सकते हैं, कमजोरी में उस अच्छा स्टॉक है, कमजोरी में अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट। सॉरी, आपने मारुति का भी सवाल पूछा था निधि जी। अब मारुति लॉन्ग टर्म का आपने क्वेश्चन मार्क करा है, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो मारुति में कोई इशू नजर नहीं आता। हाँ, अभी कुछ मुझे लगता है वीकनेस और ईक आउट होगी। आज भी नंबर्स के बाद चला स्टॉक एकदम से, उसके बाद शार्प सेल ऑफ आ गया था। अब रिजल्ट्स तो कमजोर एक्सपेक्टेड थे, कमजोर नंबर्स डिलीवर करे, मुझे लगता है रिजल्ट्स ज्यादा इशू नहीं है मारुति का। लेकिन वो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि जब BS6 नियम लागू होंगे 2020 से, तब मारुति ने क्लियर करा है कि वो डीजल इंजन की सेल रोकेगा, डीजल गाड़ियां नहीं बेचेगा। अब मेरे लिए डीजल पोर्टफोलियो जो है इस समय 23% है मारुति की सेल्स का, तो अगर वो पोर्टफोलियो में थोड़ा सा, अगर खैर मारुति ये फैसला शायद मेरे को लगता है इसलिए ले रही होगी, खैर आज वो इंटरव्यू डिटेल में आएगा CNBC आवाज पे, तो आप लोग सुन भी सकेंगे भार्गव साहब को। पर मारुति का शायद फैसला ये होगा कि BS6 के नियम कड़े हैं, उस नियमों का पालन करने के लिए जो खर्च होगा शायद उनको उसका जस्टिफिकेशन नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए वो हटेंगे उस पोर्टफोलियो से। पर उस पोर्टफोलियो से हटना मुझे लगता है नियर टर्म पेन होगा, और वो पेन बाजार फैक्टर इन कर रहा था। इसलिए मैं कहता हूं लोअर लेवल से मारुति खरीदें। आपने क्योंकि लॉन्ग टर्म का सवाल पूछा था, तो आप इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव करते हैं तो मारुति पे बिलीव करके चले मैम। 50% इस देश का मार्केट इस इकलौती कंपनी के पास है पैसेंजर व्हीकल्स का, इस तरह का पोर्टफोलियो। तो ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करना लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो मारुति इन लेवल्स पर अट्रैक्टिव है, कोई इशू मुझे इसमें नजर नहीं आता। भरत गुप्ता व्यू ऑन मारुति, सर ये हो गया, हमने मारुति की बात कर ली, तो मेरे ख्याल से सिमिलर व्यू होगा आपके लिए। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज परचेज 290 का लॉन्ग टर्म के लिहाज से। अंकुश टंडन जी, स्टरलाइट मेरे ख्याल से आप लोग, कई लोग हाईलाइट कर चुके हैं, स्टरलाइट के साथ इश्यूज हैं, और ये हमने पिछली बार भी डिस्कस करा है, तो इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इश्यूज क्या है? एक तो वो ऑप्टिकल फाइबर की प्राइसिंग को लेकर इशू, और इस बार मार्जिन 10% कोलैप्स कर गए, और अभी भी ओवरहैंग बना हुआ है प्रमोटर्स का पूरा शेयर जो प्लेज्ड है इस समय। तो ये दो इश्यूज हैं जो इस समय हॉन्ट कर रहे हैं इस कंपनी को। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि जो पेन था मार्जिन पे ऑलरेडी आ चुका है, आउटलुक सुधरेगा। तो अब मेरे ख्याल से निगेटिव शायद प्राइस में होंगे, शायद लाइकली है, पर इस तरह का जब बाजार में गिरावट आती है, मंदी की गिरफ्त में स्टॉक आता है, तो कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे टाटा मोटर्स आपको याद है मंदी की गिरफ्त में आया था, हर लेवल पे सबको अच्छा लगता था, लेकिन वो स्टॉक गिरने का नाम, रुकने का नाम ही नहीं लेता था, इस तरह से पिटाई हुई थी। अब स्टरलाइट इस समय लगता है मुझे, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ
सब कुछ प्राइस्ड इन है, पर मैं फ्रेश एंट्री नहीं करूंगा। आपके लिए कहूंगा कि होल्ड कर लीजिए क्योंकि आपकी बाइंग ऊपर की है। फ्रेश एंट्री के लिए मैं विजिबल साइंस देखूंगा जब ये रिपोर्ट्स आए चाइना से कोई, क्योंकि ये चाइना से ही वो बड़ी डील हुई थी, उसके बाद मार्जिन कोलैप्स हुए थे। अब फर्दर कोई डील्स हो जिसमें मार्जिन सुधर रहे हो, वो पिक्चर सामने आए मेरे, या ये कंपनी प्रूव करे कि अगले क्वार्टर में मार्जिन सुधर रहे हैं, तब थोड़ा सा कन्विक्शन लौटेगा। स्टॉक अट्रैक्टिव लगता है लेकिन कंसर्न्स अभी भी, इसलिए फ्रेश एंट्री नहीं करूंगा, पर आप होल्ड करें क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ये स्टॉक पोर्टफोलियो में है। ग्रेफाइट, विवेक गुप्ता साहब, विवेक जी ये ग्रेफाइट और विवेक शर्मा साहब, सॉरी शर्मा जी, ग्रेफाइट और एचईजी को लेकर तो तमाम मेरे ख्याल सबके पास पोर्टफोलियो में, इसलिए बार बार सवाल आते हैं। और ग्रेफाइट के मैनेजमेंट से बातचीत नहीं हुई, लेकिन बिल्कुल सिमिलर बिजनेस मॉडल के साथ एचईजी के मैनेजमेंट से मैंने कुछ दिन पहले बातचीत करी थी। ग्रुप सीएफओ आए थे, उसके मैंने तमाम कंसर्न्स उठाए थे। वो जो प्राइसिंग को लेकर इश्यूज बने हुए हैं, वो ईरान से साथ जो सैंक्शंस लगने हैं उससे पहले इन सब ने जो रोक दिया है अपना, ये लोग बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, दोनों कंपनी एचईजी और ग्रेफाइट ईरान को एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। ईरान पे वो सैंक्शंस लग गए हैं, ये एक्सपोर्ट रोकने की काम करना पड़ा है इनको, इनके रियलाइजेशन इसलिए गिर रहे हैं, ये सब इश्यूज हैं जिसपे सीएफओ साहब से जब बातचीत करी उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, ये कहते हुए कि अभी हम असेस कर रहे हैं सिचुएशन को, और जब Q4 के नंबर्स आएंगे तब बेहतर पिक्चर प्रेजेंट कर पाएंगे। तो अगर आप फ्रेश एंट्री का मन बना रहे हैं इन दोनों स्टॉक्स पे, ग्रेफाइट एचईजी में, तो मैं क्वार्टरली नंबर्स का वेट करूंगा। मैनेजमेंट जब क्लैरिफाई करेगा मुझे तमाम कंसर्न्स जो स्ट्रीट में उन पर, तो मैं फ्रेश एंट्री का मन बनाऊंगा। स्टॉक बहुत बीटन डाउन है, पर ध्यान रखें अगर आउटलुक कमजोर है तो उसका ईपीएस भी गिरेगा, तो फिर वो जो वैल्यूएशन ट्रैप है ना उसमें फंसता चले जाऊंगा। इसीलिए थोड़ा वेट करें पेशेंटली, ऑलरेडी पोर्टफोलियो में तो भी नतीजे, क्योंकि अब तो बहुत कुछ प्राइस में पेन आ चुका है, पर मैं फ्रेश एंट्री के लिए या फर्दर कोई भी कॉल लेने के लिए मैं वेट करूंगा, क्योंकि मेरे किसी सवाल का जवाब वो एचईजी के सीएफओ साहब ने उस दिन नहीं दिया था। बस ये कहते हुए टाल दिया था कि हम असेस कर रहे हैं सिचुएशन को, क्वार्टरली नंबर्स के बाद लौटेंगे। तो उन क्वार्टरली नंबर्स का वेट करना चाहिए, मुझे ज्यादा लगता है वो बेहतर रणनीति होगी। और क्या है, एनबीसीसी और सनी बचकेती साहब कह रहे हैं एनबीसीसी, सनी जी अब ये एनबीसीसी को लेकर तो इश्यूज ये हैं कि इस समय बाजार का मूड थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। एनबीसीसी अच्छी कंपनी, स्वेलिंग ऑर्डर बुक है, कोई इशू नहीं है, एग्जीक्यूशन ऑफ लेट पिकअप हुआ था, पर अब वो जो एमडी चेयरमैन एमडी साहब थे उनका कार्यकाल खत्म हो गया, वो छोड़ के चले गए। एक टेम्पररी हेड इन प्लेस है जिनकी जगह नया हेड फाइंड करा जाएगा, तो ये ट्रांजिशन फेज में है। अब वो नया हेड कौन आएगा, किस तरह से कंपनी चलती है। एनबीसीसी जो पुराने थे उनके अंडर तो कई साल इसने आउट परफॉर्म करके दिया था बाजार को, पर एक सरकारी कंपनी है, इस तरह का आउट परफॉर्मेंस आगे एक्सपेक्ट करूं नहीं करूं, ये सब इफ्स एंड बट्स है मेरे सामने। तो क्लैरिफिकेशन आ जाए हेड को लेकर, उनकी डिलीवरी देखूं, तब तो स्टॉक पे बेट करूंगा। और इस समय बाजार के मूड में मुझे नहीं लगता है इस समय सरकारी कंपनी में बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ज्यादा बेहतर है कि वो जो निफ्टी के दिग्गज, वो स्टॉक्स जो चर्न हो रहे हैं, जो दिखा रहे हैं अच्छा मोमेंटम, या जहां पे कन्विक्शन बढ़ रहा है, उन स्टॉक्स पे दाव लगाएं। मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर रणनीति होगी। अब ये स्टॉक्स ये जरूर है हाई बीटा के स्टॉक्स से, कभी आपको एकदम से 5-6% दिखेगा तेजी दिखाता हुआ, तो आप कहेंगे आशीष ने तो निकलवा दिया माल, पर वो रिस्क लेके चलना पड़ेगा मुझे। चलिए मेरे पास इशारा, अच्छा एचईजी, मनोज प्रजापति कह रहे हैं विच वॉज टू बाय। मैंने जब ग्रेफाइट का मनोज जी जवाब दिया था तो एचईजी के बारे में डिटेल में एचईजी के थ्रू ही उस ग्रेफाइट का जवाब दिया था, तो मुझे लगता है वो आपकी क्वेरी वहां पे सॉल्व होती है। एमएनएम क्या करें, ये लास्ट सवाल ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इशारा आ गया पीछे से, आप बहुत लंबा बोलते हैं। निम्बारम, वो सॉरी आपका नाम निकल गया मैम, ये सर। एमएनएम को लेकर मैं कई बार इस प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूं कि ऑटो एज अ स्पेस के अब ये नंबर्स आ रहे हैं, ये शायद पेन खत्म होने की कगार पे होगा। इवेंचुअली 1 या 2 क्वार्टर के पेन के बाद ये पूरा सेगमेंट मुझे लगता है उभरता हुआ नजर आएगा। इलेक्शन रिलेटेड बाइंग डिफर होती है, BS6 की गाड़ियां महंगी होने से पहले बाइंग परचेज शुरू होता हुआ नजर आएगा। एमएनएम के नंबर्स में तो कुछ हद तक इलेक्शन का भी लोग मानते हैं ट्रिगर होता है, कई यार गाड़ियां खरीदी जाती हैं, एमएनएम के लोग ही बताते हैं, तो ये सब पॉजिटिव्स हैं। पर एमएनएम मुझे अच्छी कंपनी लगती है, इसकी प्रिंटेज बहुत स्ट्रांग है, प्रोमोटर बैकिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। और चाहे वो एग्री इक्विपमेंट हो, किसी भी कंपनी का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो खोल लें, सब गरीबों की जेब में पैसा जाना है ना, सबके पास पैसा आना है, फार्म के लिए सबका फोकस है, तो ये सब पॉजिटिव हो जाते हैं एमएनएम जैसी रूरल प्ले वाली कंपनीज पर। तो एग्री को फायदा होता है। ये जो नई मॉडल्स निकाल रहे हैं इस समय, वो एसयूवीज और एनयूवीज में वो ट्रैक्शन अच्छा है। मुझे लगता है कंपनी एक स्वीट स्पॉट में, इस स्टॉक को रखें। बीच में बाजार की फैंसी में आया था, अचानक वो स्लोडाउन में अभी बहुत पिटा है, लेकिन मुझे लगता है इवेंचुअली स्टॉक रीसेंट हाइस जो दिखाए थे उसको रीगेन करेगा। समय लगेगा, पेशेंस रहे। मुझे अब मुझे लग रहा है लेकिन 1 या 2 क्वार्टर ऑनलाइन इस पूरे सेगमेंट के, इस पूरे सेक्टर के हालात सुधरने चाहिए, इसीलिए एमएनएम होल्ड है सर। चलिए इस नोट पे आज के लिए इतना ही।
कल लौटेंगे और कल फिर उसके बाद तो इलेक्शन की तैयारी करनी है, तो कल का शो के बाद फिर अगला हफ्ता फिर एक स्टैगर्ड हफ्ता, एक ट्रंकेटेड वीक जिसे हम कहते हैं, एक छोटा हफ्ता होगा। तो कल का सेशन इंटरेस्टिंग होगा, तो उसके लिए आप वेट करिए और कल शाम को मुलाकात करते हैं।